ओके, ये पैरेलल वेक्टर्स का क्वेश्चन हो गया। एक मैंने आपको परपेंडिकुलर वेक्टर का भी क्वेश्चन कराया था, उसको भी आप चेक करना, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A vector cross B vector is equals to B vector cross A vector। ठीक है, if then angle between B vector and A vector is, क्या होगा वो हमें बताना है। तो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पहले ही बताया हुआ है। जैसे जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आप रिवर्स कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉसिबल है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप रिवर्स करोगे तो वो माइनस के बराबर आता है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ तो आपके पास आएगा, यहाँ पे लगा देते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब माइनस को उधर ले जाओ तो अपने पास आ जाएगा ये, अपने पास आएगा 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो 2 0 में चला गया, हेंस ये हो गया b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू 0। और क्रॉस का फॉर्मूला होता है ba sin थीटा 0। तो यहां से sin थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। और sin थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, या तो 0 डिग्री की होती है या 180 डिग्री की होती है, या इनके मल्टीपल आगे की तरफ। तो यहाँ पर थीटा आना चाहिए 0 या 180, या तो पैरेलल होने चाहिए वेक्टर्स या एंटी पैरेलल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको वो डॉट प्रोडक्ट के लिए भी केस बताया था, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी के बराबर होता है अगर वो पैरेलल हैं तो। साइन क्रॉस में अगर वो पैरेलल हैं तो आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा 0 डिग्री। ठीक है, या 180 डिग्री। तो उस केस में हमारे ये दोनों इक्वल होंगे, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। तो बेसिकली इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आएगा। 0 के लिए भी 0 होता है और 180 के लिए भी 0 होता है। तो यहाँ पे 0 और 180 ये दोनों एंगल्स पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली आप 360 भी बोल सकते हो, लेकिन 360 0 ही होता है बेसिकली, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 0 और 180 से काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू टू वेक्टर्स सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज along x axis। ओके, क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू टू वेक्टर्स I cap minus 2 minus plus 2, I cap minus 2 j cap plus 2 k cap and 2i plus j minus k and 2i plus j minus k so that resultant may be unit vector, so that resultant may be a unit vector along x axis, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं और इसमें एक तीसरा अननोन वेक्टर हमें ऐड करना है ताकि जो हमारा आंसर आए वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आए। तो सपोज हमने जो वेक्टर ऐड करना है वो ए वेक्टर है और जो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं वो बी और सी हैं। तो ये बी वेक्टर और सी वेक्टर है सपोज, ठीक है। और इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है एक्स एक्सिस का, आई कैप। तो हमारा आंसर आना चाहिए आई कैप, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपको ए पता करना है और बी और सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बी और सी यहाँ पे प्लेस कर दो, फिर इनको माइनस करो, ए वेक्टर आपके पास इजीली आ जाएगा। आप इसे खुद सॉल्व करके देखो और आंसर चेक करना क्या आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसे अपने आप ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स बी 120 डिग्री, द रिजल्टेंट बी सी वेक्टर। Let the angle between two non-zero vectors, the angle between two non-zero vectors, A vector and B vector
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 120 डिग्री एंड रिजल्टेंट बी सी वेक्टर एंड रिजल्टेंट बी सी वेक्टर। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में और कुछ ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं फिर इसके बाद चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है मैं सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन हमें दिया है सी वेक्टर मस्ट बी लेस देन, तो सी वेक्टर मस्ट बी लेस देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी ऑप्शन है सी वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है सी वेक्टर मे बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो चौथा ऑप्शन है सी वेक्टर मे बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये क्वेश्चन अपने पास ओके। ठीक, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है बेसिकली। तो आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा और इसका मॉड्यूलस यानी इसका रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर आएगा लेकिन बी की जगह यहाँ पे माइनस बी आएगा, इसको प्लस माइनस ऐसे लिख देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो यहां से ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया अपने पास। ओके ठीक, अब हम सी वेक्टर निकालते हैं। सी वेक्टर क्या आएगा, तो सी वेक्टर जो था वो रिजल्टेंट था ए वेक्टर और बी वेक्टर का। इसका मतलब हुआ कि सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस है यहाँ पे सारे यानी मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वो आएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये इनटू में -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां से सॉल्व करके अपने पास आ गया क्या, यहां से सॉल्व करके अपने पास आ गया सी वेक्टर मॉड्यूलस इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको क्लियरली अब दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सी वेक्टर में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है और यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा वैल्यू आएगी और ये छोटी वैल्यू आएगी। तो आंसर होना चाहिए सी वेक्टर मस्ट बी लेस देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया, इसे दोबारा अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है find displacement of tip of R end between 1 p.m. and 5 p.m. क्वेश्चन है find displacement of tip of R hand, one hour hand between 1 p.m. and 5 p.m. 1 p.m. and 5 p.m. Length of our hand is 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्लॉक की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो पहले हमें क्लॉक एक ड्रॉ करके इसका डायग्राम समझना है, डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सपोज हमारे पास एक क्लॉक है, सर्कुलर क्लॉक, और क्लॉक में आप जानते हो कि कितने सेक्शंस होते हैं, 12 सेक्शंस होते हैं हमारे पास टोटल। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे ये 12 PM, यहाँ पर आएगा 1,
एक सेक्शन यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3 और ऐसे यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सेक्शंस हो जाएंगे। तो आप इसमें अब ये चेक करो कि ये जो एक एक सेक्शन है इसका एंगल कितना बनेगा। टोटल एंगल हमें पता है कि 360 डिग्री होता है और यहाँ पे हमने डिवाइड कितने किए हैं यहाँ पे, और ये सब इक्वल इक्वल डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 और 6 उस साइड में 12 सेक्शन है, ठीक है। और 360 टोटल एंगल होता है, तो एक सेक्शन का एंगल कितना हुआ 360 डिवाइड बाय 12 यानी 30 डिग्री। तो एक सेक्शन का वैल्यू होगी 30 डिग्री, ठीक है। अब जो हमारा आवर वाला हैंड है वो यहां से और 5 PM 1 PM से 5 PM तक आ रहा है, यानी वो एंगल कितना कवर कर रहा है, ये वाला एंगल वो कवर कर रहा है, ठीक है। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की वैल्यू। तो सपोज थोड़ा इजी करने के लिए मैं आर हैंड को पूरा यहां तक मान लेता हूं, इतना लेंथ का है, छोटा मानोगे तब भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, हमें ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल पता होना चाहिए, पहले एंगल चेक करते हैं। एंगल होगा यहाँ पे 1 2 3 4 सेक्शंस आ रहे हैं, 4 सेक्शन और एक सेक्शन की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 4 सेक्शन की वैल्यू हुई एंगल की 120 डिग्री। तो अगर वो 120 हुआ तो ये हाफ सेक्शन कितना हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ हाफ सेक्शन, और ये सेक्शन भी हाफ 60 डिग्री का हुआ, टोटल 120 डिग्री। अब इसमें आप इस ट्राइंगल को अज्यूम करो, ये दो ट्राइंगल बनेंगे बिल्कुल सिमेट्रिक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दो बिल्कुल सिमेट्रिक ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल्स को देखो, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमें ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, और हमें ये वाली साइड पता है, ये जो आर हैंड है इसका जो वैल्यू हमें पता है वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हमें पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ, आपको ये मिल जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री एंगल हम अज्यूम करते हैं तो ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो सपोज हम यहाँ पे साइन 60 लगाते हैं, तो साइन 60 क्या आना चाहिए, साइन 60 आना चाहिए, सपोज इसको मैंने मान लिया डी, ये है डी, डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने हाफ लिया है, हाफ का मतलब हो गया d/2, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे d/2 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर यानी, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2, तो ये आ गया √3/2 इक्वल्स टू d/12, तो ये 6 टाइम्स कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 6√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है 6√3 सेंटीमीटर। इस क्लॉक का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आवर एंड का बिटवीन 1 PM टू 5 PM, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, वो होमवर्क में आपको करना है। सेम यही क्वेश्चन नोट करना, और इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड which is suppose 8 centimeter between 11 o'clock and 11:30, ठीक है। 11 में सिंपल कर देता हूं, 11 AM एंड 11:30 AM, इसमें निकालना है आपको मिनट एंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड 6 सेंटीमीटर का ये बिटवीन 3 PM टू 11 PM, 3 PM टू 11 PM। तो ये दो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, एक मैंने पार्ट आपको बता दिया है, दो क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। तो ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना और मेरे को बताना आंसर किसका क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पे। वेक्टर्स के क्वेश्चन मैंने काफी करा दिए हैं, अभी आप खुद क्वेश्चन लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको। तो मैं क्वेश्चन दिया हुआ है,
Following sets of three forces act on a body whose resultant cannot be zero. Following sets of three forces act on a body. Three forces act on a body whose resultant cannot be zero. Whose resultant cannot be zero. ठीक, ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया मैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10 10 10 10 10 सेकेंड ऑप्शन इज 10 10 120 सॉरी 10 10 20 थर्ड ऑप्शन 10 20 20 10 20 20 और डी ऑप्शन 10 20 एंड 40 10 20 एंड 40। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन है कि ये ऑप्शंस में जो हमें तीन तीन फोर्सेस दिए हैं, इन फोर्सेस को हमें एक पार्टिकल पे लगाना है और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो नेट फोर्स हमें जीरो नहीं दे सकता। तो बेसिकली आपको ये पता करना है कि आप तीन फोर्सेस को अगर ऐड करो तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जहां पे नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो पहला वाला केस आपको ऑप्शन से चेक करना होगा। पहला वाला केस देखो 10 10 10 दिया है, तो ये तो बहुत आसानी से जीरो हो सकता है। कैसे? ये एक हमने पार्टिकल लिया जिसमें फोर्स लगाना है और इन फोर्सेस को हम 120 डिग्री पे लगा देते हैं। तो आप इन्हें 120 डिग्री पे लगाओ, तीनों फोर्सेस 120 डिग्री पर। तो ये 120, ये 120 और ये 120, तो तीनों फोर्सेस इक्वल हैं 10 10 10। आप इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर करके देखते हैं और तीनों फोर्सेस जो हमारी नेट होके जीरो हो जाएंगे। चलो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। और इसका सपोज मैंने एक मिडिल लाइन ले ली, ठीक है, और यहाँ पे भी एक मैंने मिडिल लाइन ले ली, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। अब मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट लगा रहा हूँ, तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से। तो ये 10 हमारे पास कंपोनेंट है, एक फोर्स है, और ये एंगल 60 है, तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं जैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में करते हैं हम। तो एंगल की साइड में कौन सा फैक्टर होता है? एंगल की साइड में फैक्टर होता है कॉस वाला, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 और इसके परपेंडिकुलर यानी ये वाला कॉस हो गया तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ये हो जाएगा 10 sin 60। ठीक, अब ऐसे ही इसके करते हैं, यहाँ पे भी ये एंगल भी 60 बनेगा, तो इसके भी सेम होगा। यहाँ पे इसका फैक्टर 10 cos 60 और इसका इस साइड में फैक्टर आ जाएगा 90 डिग्री पर 10 sin 60। अब देखो 10 sin 60 ये इस डायरेक्शन में है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। थीटा 180 बनेगा और आपको फॉर्मूला मैंने बताया था पैरेललोग्राम में r इक्वल्स टू a माइनस बी हो जाता है। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 है तो माइनस करेंगे, दोनों इक्वल हैं तो जीरो दे देंगे। ओके, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 5 5 हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये 10 इस डायरेक्शन में और नीचे वाला 10 अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से ये कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए से हमें जीरो मिल सकता है, ये इजी है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है 10 10 और 20, तो इसका भी बहुत आसान है, जीरो बन सकता है। कैसे? सपोज ये पार्टिकल है और इसमें मैंने यहाँ से 20 लगाया और इस डायरेक्शन से मैंने 10 लगाया और दूसरा भी सेम इसी डायरेक्शन में मैंने 10 लगा दिया, तो 10 + 10 20 और ये 20, तो दोनों अपोजिट इक्वल कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में दिया है 10 20 20, तो आप ऐसे लॉजिक से सोचोगे तो आपको 10 20 20 का कोई एंगल समझ में नहीं आएगा कि किस पे होना चाहिए जीरो। तो आपको अगर एंगल समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे कि अगर आपके पास सपोज दो वेक्टर्स हैं ए और बी और आप इनका रिजल्टेंट निकालते हो, तो उसका मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है और मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, ये चेक करो आप। तो इसका मिनिमम रिजल्टेंट कितना पॉसिबल है? अब मैं 20 20 लेता हूं यहाँ पे, 20 और 20, ठीक है। तो 20 और 20 आप लोगे तो उनका मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा? मैं मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? 0 और मैक्सिमम होगा 40। तो इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, ये पॉसिबल है। तो 10 ऑब्वियसली हमें लाना कितना है? 10 लाना है, तो 10 इनके बीच में आ सकता है। अब वो चेक करना है बस किस एंगल पर आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार किस एंगल पर आएगा। तो हम 20 और 20 को लेके इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं और रिजल्टेंट आना चाहिए हमारे पास 10। तो फॉर्मूला क्या होता है? r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। तो r² यहाँ पे हो गया 100 और ये हो गया 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 + 400 यानी 800 और प्लस 2 × 20 × 20, तो 400 और 2 800 cos थीटा। तो यहां से आप सॉल्व करोगे इसे तो आपके पास आ जाएगा 8 को बदल के आए तो -7/8 cos थीटा। अब cos में -7/8 वैल्यू पॉसिबल है, यानी ये कोई एंगल पे आ सकता है।
तो हम इन दोनों को उस एंगल पे लगा देंगे तो वहां से हमारे पास रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, और उसके अपोजिट में हम लगा देंगे 10 को, तो अपोजिट और इक्वल एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो नेट हमें मिल जाएगा वहां पे 0। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी आ सकता है। अब सेम प्रिंसिपल यहां पे लगाते हैं 20 और 40 में। तो इसको पूरा करने की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं से काम चल जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम का वो देख लो बस, हमें पता है मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 40 है, तो जो दूसरा वेक्टर है इन दोनों के बीच में आ रहा है तो वो पॉसिबल है किसी ना किसी एंगल पे आ जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में लगाते हैं। तो डी वाले ऑप्शन में सपोज हमें इन दोनों वेक्टर्स को लेना है, दो दो का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। डी, सपोज हमने एक 10 लिया और तो 20 एंड 40 का मिनिमम कितना पॉसिबल है और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। देखो मिनिमम आता है माइनस करके 40 माइनस 20 20, और मैक्सिमम आता है ऐड करके a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने बताया था पैरेललोग्राम में, ये हो जाएगा 60। तो 20 और 60 से आएगा, यानी 20 से छोटा नहीं हो सकता, और हमें चाहिए कितना कैंसिल आउट करने के लिए 10, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 आना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब कोई दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सपोज हमने 10 और 20 को लिया, तो 10 और 20 में मिनिमम कितना पॉसिबल है, दोनों को माइनस कर दिया तो 10, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 30। मैक्सिमम पॉसिबल है 20 प्लस 10 30, लेकिन हमें चाहिए कितना कैंसिल आउट करने के लिए 40, 30 से ज्यादा हो नहीं रहा, तो ये भी कैंसिल आउट करना पॉसिबल नहीं है। अब एक लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है इसमें, तो 10 और 40 में मिनिमम होगा 30 और मैक्सिमम होगा 50, और हमें चाहिए कितना 20, तो 30 से कम है नहीं, तो 20 भी नहीं आ सकता, यानी इस कॉम्बिनेशन में नेट कैंसिल आउट होकर 0 हमें नहीं मिल